यूजुअली अगर कोई भी टीम का स्टार प्लेयर की बात करते हैं तो टीम पूरी जान लगा देती है टू रिटेन दैट प्लेयर। पर अगर कोई टीम का प्लेयर खुद से मूव होना चाहता हो, जैसे कि नेमार, वो पीएसजी में जाना चाहता था फ्रॉम बार्सिलोना, उस केस में बार्सिलोना एज अ पेरेंट क्लब क्या कर सकता है? फिर रोनाल्डिनियो साइन फॉर फ्लेमेंगो इन 2011, उन्होंने इंसिस्ट किया दैट अ नाइट क्लब क्लॉज टू बी एडेड, सो वो जाके हफ्ते में 2 बार पार्टी कर सके। सैमुअल एटो का किस्सा याद है? 2011 में ही साइन फॉर दिस रशियन क्लब एनजी मार्केचाकला, एंड उसमें उसने एक कॉन्ट्रैक्ट में अपने इंक्लूड किया एक स्पेशल क्लॉज ऑफ अ प्राइवेट जेट क्लॉज। क्यों? क्योंकि सैमुअल एटो को मार्केचाकला में नहीं रहना था। ही वांटेड टू स्टे इन मॉस्को एंड द टू सिटीज आर लाइक 1000 miles away. Hello everyone, we are back on Emir bhai. It's rolling. The Pittside Chronicles. What are you watching on the phone? अरे यार, एम्बापे का ट्रांसफर न्यूज आया था। ही इज गोइंग टू रियल मैड्रिड ना, पीएसजी से वहां मूव कर गया। और हाँ, डगलस लुइस एस्टन विला से यूवेंटस आ गया। करेक्ट। अरे वो तो ठीक है, आईएसएल में देखा अपुया मुंबई सिटी से मोहन बगान चला गया, और मुंबई सिटी में ब्रैंडन फर्नांडिस आ गया। ये सब समझ में आया क्या हो रहा है? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। These are the thrills and spills of football transfers. अच्छा, ये पता है क्या, हमारे जो फुटबॉल के सारे फैंस होते हैं ना, स्पेशली जो क्लब फुटबॉल को फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों के दिमाग में ना ये सवाल बहुत बार आता है, ये प्लेयर्स एक क्लब से दूसरे क्लब में मूव कैसे करते हैं? लाइक कुछ तो ट्रांसफर की स्ट्रैटेजी होती होगी कि भाई या तो क्लब्स इनका जो ट्रांसफर है वो इनिशिएट कर रहे होंगे, कोई थर्ड पार्टी करता है क्या, एंड क्लब्स के साथ नेगोशिएट कौन करता है। एंड उसके अलावा पैसा है यार, मतलब जो अपने को सम्स देखने को मिलते हैं, फिगर्स देखने को मिलते हैं इन द ट्रांसफर न्यूज कि भाई $50 मिलियन में एक प्लेयर जा रहा है, $60 मिलियन, $100 मिलियन, तो ये पैसा कौन देता है? और ये पैसा मतलब लाइक एक क्लब से दूसरे क्लब को जा रहा है या प्लेयर को जा रहा है, और ये प्लेयर्स एक्चुअली कमाते कितना है? ये सारे सवालों का जवाब हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि ये फुटबॉल ट्रांसफर्स का फैसिनेटिंग वर्ल्ड कैसे ऑपरेट करता है। बट यार ये तो इंटरेस्टिंग है, बट मुझे लग रहा है ना, ये ट्रांसफर सागा में इतनी सारी चीजें हम लोगों को आज डिस्कस करनी है ना, इट्स अ ह्यूमंगस टॉपिक। तो एक काम करें, इसको सेगमेंट्स में ब्रेक कर लें। आई एग्री। लेट्स डिवाइड इट इनटू 4 पार्ट्स। ओके। फर्स्ट पार्ट में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे मार्केट को, उसमें डीलिंग्स विद द प्लेयर्स, थर्ड इसमें डीलिंग्स विद द क्लब्स, और फोर्थ इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि फीफा रेगुलेशंस क्या होते हैं। श्योर, डन। सो लेट्स बिगिन विद अंडरस्टैंडिंग द ट्रांसफर मार्केट। आई नो ये बहुत ऑब्वियस साउंड करेगा फॉर दोज हु फॉलो फुटबॉल, बट दिस इज जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स। फुटबॉल ट्रांसफर्स होते हैं क्लब्स के बीच में और ना ही के कंट्रीज के बीच। ट्रू। कंट्रीज के बीच में कहां से होंगे? एंड मतलब लाइक अगर हम लोग एक पर्टिकुलर टीम की बात करें, एक स्क्वाड की, हर स्क्वाड का एक रोस्टर होता है ऑफ लाइक अराउंड 30 odd प्लेयर्स, बट व्हाट इफ दैट अ पर्टिकुलर टीम इज नॉट हैप्पी विद देयर करंट प्लेयर्स? वो लोग उस तरीके से नहीं खेल रहे हैं जैसे कोई कोच चाहता है या फिर मैनेजमेंट चाहती है, तब वो लोग क्या करें? तो वो लोग किसी और क्लब को अप्रोच करते हैं कि यार वो पर्टिकुलर दूसरे कोई प्लेयर को हम लोग अपने क्लब में लेके आ सकते हैं। एंड ऑलरेडी इनके पास जो सेट ऑफ प्लेयर्स हैं, उनको अगर लग रहा है यार ये प्लेयर हमारी टीम में फिट नहीं बैठ रहा, तो उसको भेज देते हैं टू सम अदर क्लब। एक और सिचुएशन ये होती है कि लाइक सी फॉर एग्जांपल कभी कभी ना एक स्क्वाड में बहुत ज्यादा अच्छे प्लेयर्स होते हैं, हर एक प्लेयर स्टार प्लेयर होगा, बट लाइक एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ 11 ही प्लेयर्स को आप फील्ड पे लेके आ सकते हो, तो बाकी के प्लेयर्स लेफ्ट आउट फील करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में प्लेयर खुद रिक्वेस्ट करता है यार कि मेरे को कोई दूसरे क्लब में भेज दो, या फिर टीम और मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि यार ये प्लेयर्स को हम लोग मूव आउट कर देंगे टू अ डिफरेंट। सो ये जो क्लब्स के बीच में जो डील्स होते हैं, जरूरी नहीं कि सेम कंट्रीज में हो, ये डिफरेंट कंट्रीज में भी हो सकते हैं। राइट। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जूड बेलिंगम का जो ट्रांसफर हुआ था फ्रॉम बोरुसिया डॉर्टमुंड टू रियल मैड्रिड वाज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रांसफर्स, और 19 इयर्स के जूड बेलिंगम को नेक्स्ट बिग सुपरस्टार माना जा रहा है। करेक्ट। और जाहिर सी बात है कि सारे क्लब्स को लगेगा कि ये प्लेयर हमारे स्क्वाड में खेले। यस। कचरा खेलेगा। यहाँ पे एंट्री होती है रियल मैड्रिड की, जिन्होंने ऑफिशियल प्रपोजल रखा टू हिज पेरेंट क्लब डॉर्टमुंड। राइट। इतने बड़े प्लेयर्स के खुद नेगोशिएट नहीं करते, उनके एजेंट्स होते हैं। यस। एजेंट्स क्या होते हैं, उनका क्या रोल होता है, आगे हम पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। कमिंग बैक टू बेलिंगम, उसके एजेंट्स, उनके एजेंट्स ने बहुत सारे मल्टीपल टॉक्स किए टू रियल मैड्रिड कि उनके वेजेस क्या रहेंगे, उनका कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन क्या रहेगा,
उनका इंसेंटिव्स क्या रहेंगे एंड मल्टीपल अदर फैक्टर्स जैसे कि लाइक से फॉर एग्जांपल हम लोग कोई अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और हम लोग भी जो नेगोशिएट करते हैं लाइक दैट। यस सैलरी कितना लोगे भैया, डिस्कस कर लें। एंड खैर ये तो प्लेयर का पर्सपेक्टिव से हुआ, बट हर बार सिर्फ प्लेयर का पर्सपेक्टिव सिर्फ काम नहीं आता। पेरेंट क्लब जो है उनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट से होता है। लाइक लेट्स गेट बैक टू बिलिंघम का एग्जांपल। सो बोरुसिया डॉर्टमंड उनको एक ऑब्वियसली उनका स्टार प्लेयर है बिलिंघम, तो अगर ऐसे प्लेयर को लेना है तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफर करना पड़ेगा। वही किया रियल मैड्रिड ने। रियल मैड्रिड ने एक ऐसा ऑफर किया जो डॉर्टमंड रिफ्यूज ही नहीं कर पाया। एंड इसके बाद फिर इन लोगों के जो एजेंट्स हैं, जो पेरेंट क्लब का डॉर्टमंड के एजेंट्स आके रियल मैड्रिड से मिलते हैं और फिर काफी सारी चीजें डिस्कस करते हैं। पहले तो द अप फ्रंट अमाउंट जो ऑफर कर रहे हैं फॉर द ट्रांसफर, उस चीज के बारे में बात की जाती है। उसके बाद एक रिलीज क्लॉज का अमाउंट होता है। अब ये रिलीज क्लॉज क्या होता है कि से फॉर एग्जांपल जूड बेलिंघम है, उसके अभी भी 2 साल बाकी थे विद डॉर्टमंड, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को अगर अपने को टर्मिनेट करना है तो उनको रिलीज क्लॉज पे करना पड़ेगा। उसके बाद ही कैन जॉइन द न्यू क्लब। इसके अलावा भी कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि परफॉर्मेंस इंसेंटिव देना पड़ता है। अब ये परफॉर्मेंस इंसेंटिव क्या होता है? ये प्लेयर अगर नए क्लब में जाके बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है उनके लिए, तो ये न्यू क्लब को, पेरेंट क्लब को इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं विच आर काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ फ्यू इयर्स। तो वो हर क्लब अपने हिसाब से कितना अमाउंट ऑफ इंसेंटिव रहेगा, कितने साल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो अपने बीच में ये लोग ये चीज नेगोशिएट करते हैं। बट बेलिंघम का केस में अगर हम वापस आए, रियल मैड्रिड ने $88.5 मिलियन ऑफर करे एज अ अपफ्रंट ट्रांसफर फी। इसके अलावा रिलीज क्लॉज जो है वो भी पे किया। तब जाके जूड बेलिंघम बिकेम अ रियल मैड्रिड प्लेयर एंड उस वक्त का 13th मोस्ट एक्सपेंसिव फुटबॉल ट्रांसफर एवर। अब ये तो समझ आ गया कि क्लब्स के डीलिंग्स कैसे होते हैं। अब डिस्कस करते हैं प्लेयर नेगोशिएशंस के बारे में। अरे होल्ड ऑन, हम लोगों ने डिस्कस ही नहीं किया प्लेयर की एजेंट्स के बारे में, बोला था ना? यस, प्लेयर एजेंट्स। लेट्स टेक अ क्विक लुक एट देयर एजेंट्स। या प्लेयर एजेंट्स उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। उनका काम रहता है कि अपने क्लाइंट के लिए बेस्ट डील्स लाना, और ये काम सिर्फ ट्रांसफर्स तक लिमिटेड नहीं रहता। उनका काम रहता है कि अपने क्लाइंट के लिए बेस्ट एडवर्टाइजमेंट डील्स लाए, क्लब में अच्छी पोजीशन मिले, वीकली वेजेस अच्छे मिले एंड मल्टीपल अदर थिंग्स। इनफैक्ट आजकल की जो प्लेयर की एजेंट्स हैं ये लोग, और उन लोगों का ये पूरा जो इकोसिस्टम बना के रखा हुआ है, ये खुद एक $multi-million बिजनेस बन चुका है। आप ये प्लेयर की एजेंट्स को देखो, स्पेशली यूरोप के जो बिग एजेंट्स है, मिनो रेला हो गया, जॉर्ज मेंडेस, जोनाथन बेकेट, ये लोग इतने बड़े मल्टी मिलियनर्स खुद बन चुके हैं। एंड इनका काम है अपने जो सुपरस्टार एथलीट्स है, सुपरस्टार प्लेयर्स हैं, उनके लिए बेस्ट डील्स लेके आना। इनफैक्ट इन लोग का प्राइमरी काम ये रहता है कि जो पूरा इकोसिस्टम है फुटबॉल का, इसमें इंक्लूड हो गया ऑब्वियसली प्लेयर्स, कोचेस, टीम के मैनेजर्स, क्लब एग्जीक्यूटिव्स, मार्केटर्स, ब्रॉडकास्टर्स, सबके साथ एक बहुत बढ़िया रैपो बनाना, अच्छी रिलेशनशिप रखना, ताकि इवेंचुअली उनके जो क्लाइंट्स हैं उनको बेनिफिट हो इसमें। बराबर हो गया। अभी बात करें प्लेयर नेगोशिएशंस की। अरे करना यार, कर। यूजुअली अगर कोई भी टीम का स्टार प्लेयर की बात करते हैं तो टीम पूरी जान लगा देती है टू रिटेन दैट प्लेयर। राइट। पर अगर कोई टीम का प्लेयर खुद से मूव होना चाहता हो, जैसे कि नेमार, वो पीएसजी में जाना चाहता था फ्रॉम बार्सिलोना, पार्टी बदल लिया साला। राइट। उस केस में बार्सिलोना एज अ पेरेंट क्लब क्या कर सकता है? यहाँ पे ना एंट्री होती है रिलीज क्लॉज की। सो अगर इफ यू सी नाउ उज्ज्वल कि सारे जो बड़े क्लब्स हैं, स्पेशली फॉर देयर स्टार प्लेयर्स, उनका जब कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं ना, एक रिलीज क्लॉज ऐड करते हैं। ये रिलीज क्लॉज होती क्या चीज है यार? हर क्लब चाहता है कि जब अगर बीच में उनका स्टार प्लेयर कोई दूसरे क्लब में मूव करना चाहता है, उनको एक अमाउंट तो कम से कम गारंटी मिले। एंड यूजुअली ये जो रिलीज क्लॉज का जो अमाउंट रहता है ना, दैट इज हायर देन व्हाट द एक्चुअल प्लेयर्स वैल्यू इज। जैसे आपने मेंशन किया अबाउट नेमार का उस वक्त बार्सिलोना ने रिलीज क्लॉज सेट किया था एट $243 मिलियन, तो बहुत ज्यादा अमाउंट था। बट पीएसजी वे डेस्परेट टू गेट नेमार, एंड खुद नेमार भी wanted to leave बार्सिलोना। तो इस केस में पीएसजी पेड दैट एस्ट्रोनॉमिकल सम टू बार्सिलोना, एंड फिर जाके नेमार बना पीएसजी का। यार एमर, हम प्लेयर्स नेगोशिएशंस के बारे में बातें कर रहे हैं, बट एक चीज मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगती है, वो है प्लेयर्स के डिमांड्स व्हाइल नेगोशिएटिंग विद द क्लब्स। कुछ प्लेयर्स हैं, इनफैक्ट उनके एजेंट्स ना मेरे को पूरे पागल लगते हैं।
क्लब से अब नेगोशिएट करने आते हो यार फुटबॉल खेलने के लिए और कुछ भी डिमांड करते हैं फिर। करेक्ट। When Ronaldinho signed for Flamengo in 2011, Yeah. उन्होंने इंसिस्ट किया that a night club clause to be added, so वो जाके हफ्ते में 2 बार पार्टी कर सके। पार्टी करनी थी यार रोनाल्डिनो को। सैमुअल एटो का किस्सा याद है? 2011 में ही साइन फॉर दिस रशियन क्लब एनजी मार्केचाकला एंड उसमें उसने एक कॉन्ट्रैक्ट में अपने इंक्लूड किया एक स्पेशल क्लॉज ऑफ अ प्राइवेट जेट क्लॉज। क्यों? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। क्योंकि सैमुअल एटो को मार्केचाकला में नहीं रहना था। He wanted to stay in Moscow and the two cities are like 1,000 miles away. तो हर बार एक ट्रेनिंग सेशन हो या फिर मैच हो, सैमुअल एटो को प्राइवेट जेट में लेके आना पड़ता था। अजीब अजीब चीजें करता था यार वो। अजीब अजीब चीजें तो प्लेयर्स करते ही है, हाँ। बट क्लब्स भी कुछ कम नहीं है। वेट टिल यू हियर दिस। लुइस सुआरेस ने जब भी साइन किया था बार्सिलोना के लिए, बार्सिलोना ने एक एंटी बाइटिंग क्लॉज ऐड किया था। Okay. क्योंकि उनकी एक हॉरिबल हैबिट थी टू बाइट द अपोजिशन प्लेयर्स। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? Now let's take a quick look at FIFA's rules and regulations. Right. एमर, what do you think? ये जो ट्रांसफर्स होते हैं पूरे साल में कभी भी हो सकते हैं? हाँ, फुटबॉल ट्रांसफर तो कभी भी होगा ना? No, it happens only during 2 times. अच्छा। One which is the summer transfer window, which is happening currently June to August के बीच में होता है। Okay. और दूसरा ट्रांसफर विंडो होता है which is the winter transfer window which opens in the month of January. अच्छा, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात हो रही है। ये टर्म मैंने बहुत बार सुना है, एफएफपी बोलते रहते हैं, फाइनेंशियल फेयर प्ले, राइट? Correct. ये होता क्या है? FFP is basically a set of rules which prevents footballing clubs from spending more than they earn. Okay. It was introduced by UEFA in 2009 to help to basically improve the financial health of European football Okay. and to prevent footballing clubs from falling into financial trouble. Alright. बट यार ये एफएफपी का कुछ फायदा होता भी है क्या? बिकॉज हम लोग देखते हैं सारे बड़े क्लब्स तो एकदम रूल्स को फ्लाउट करते हैं, रेगुलेशंस को फ्लाउट करते हैं, इतने बड़े बड़े ट्रांसफर कर रहे हैं एंड एक्चुअली ये लिमिट उनके लिए नहीं रहती है, फिर भी वो लोग कर रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है ये एफएफपी का कुछ फायदा तो हो नहीं रहा। एंड इवन लाइक अगर एफएफपी हटाए, इसकी जगह ऑल्टरनेट क्या लेके आ सकते हैं? आप लोगों को क्या लगता है एफएफपी की जगह ऑल्टरनेट में और हम क्या लेके आ सकते हैं? क्या रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर सकते हैं कि यार ये डिस्पैरिटी को कम किया जाए, स्पेशली बड़े क्लब्स और छोटे क्लब्स के बीच में ये जो वेल्थ गैप देखने को मिलता है, इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं? आपके आइडियाज और सजेशंस प्लीज बताइए इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो एमर, आज के वीडियो में बस इतना ही। हाँ यार, काफी डिटेल डिस्कशन हुआ हम लोगों का, मुझे तो बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत मजा आया। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। हम लोगों के साथ प्लीज जुड़े रहिए। Until next time, only on the Pitch Side Chronicles.